बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। अल्लाह का शुक्र है हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो मेरे अंदर आजिज़ी की कमी थी। मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए ऐसे दोस्त भी बना रखे थे जो सिर्फ मेरे पास खाना खाने आते थे और मैं उन्हें खाना खिलाकर एहसान भरी निगाहों से उनके चेहरे का जायज़ा लेता, जहाँ नदामत, शर्मिंदगी और एहसानमंदी होती। ये एहसास होते ही कि ये लोग मेरे पैसों का खाते हैं, मेरा दिल अना की तस्कीन से भर जाता। हालांकि सब पर मेरा खूब खर्चा होता था, लेकिन लोगों को अपने सामने झुकाने की जैसे मुझे एक आदत सी पड़ गई थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये आदत कितनी बुरी है और अल्लाह के हुजूर मैं कितने बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मगर क्या करें, मेरी झूठी अना ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा एक दोस्त शेर अफजल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उससे दोस्ती तकरीबन 2-3 महीने पहले ही हुई थी। ये दोस्त काफ़ी गैरतमंद और खुददार भी था। मुझे उसकी खुददारी पसंद नहीं आई। एक दिन मैंने इसे अपने घर खाने पर दावत दी। मैंने अपने घर कुछ दोस्तों को भी मदऊ कर रखा था। मैंने शेर अफजल को खाने के बाद सबके सामने ताना दे दिया। ये ताना ऐसा था कि उसकी गुर्बत के बारे में मेरे बाकी दोस्तों को भी पता चल गया। शेर अफजल ने मेरी बात का बहुत बुरा मनाया। मेरा ख्याल था कि आज के बाद से शेर अफजल मुझे अपना उस्ताद मानेगा, मेरे सामने कभी बदतमीज़ी से पेश नहीं आएगा। शेर अफजल की अना तोड़कर मैं बहुत खुश था, लेकिन अगले दिन जो हुआ मेरा तो सर चकरा कर रह गया। मेरे घर पर एक बहुत बड़ी दावत थी, जहाँ पर पुलिस के नामवर अहदेदार और कई उमरा ने आना था। उन्हें देखकर लाजमन शेर अफजल मुतासिर हो जाता और मेरी इज्जत करता। तब मैंने शेर अफजल को फ़ोन किया। मेरा ख्याल था कि वो दौड़ा दौड़ा चलाएगा। मेरे बाकी दोस्त भी ऐसे ही थे, लेकिन शेर अफजल ना आया। उसने बल्कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। वो बार बार नंबर बिज़ी कर रहा था। तब मैंने दोस्ती की आड़ में अपने घर के ड्राइवर को गाड़ी के साथ उसके घर भेजा कि जाकर वो शेर अफजल को यहाँ ले आए, क्योंकि आज बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। मेरा ड्राइवर दीन मोहम्मद शेर अफजल के घर तो गया, लेकिन खाली ही लौट आया। कहने लगा कि शेर अफजल साहिब ने आपके पास आने से इनकार कर दिया है। मुझे पहली बार कोई ऐसा लड़का मिला था जिस पर मेरी दौलत का कोई असर नहीं हो रहा था। ये बात मुझसे हजम ना हो रही थी। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर अफजल जैसा मामूली लड़का मुझे अपनी गैरत दिखाए। आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे मैंने ख़रीदा ना हो। बहरहाल मैंने ये बात अपने दिल में ही रख ली। सोचा था कि मैं लाज़मन खुद ही शेर अफजल के घर जाऊंगा और उसे कोई ऐसी ऑफ़र दूंगा कि वो मेरे यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो जाए। मैं उसे झुकाने के लिए दिन रात कुड़ रहा था। अगले दिन खुसूसी वक्त निकाल कर मैं जुमे की नमाज के बाद शेर अफजल के घर गया। शेर अफजल घर पर ही था। इसने दरवाज़ा खोला और बेजारी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा, दोस्त क्या बात है, अंदर आने का नहीं कहोगे? खैर वो मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैंने देखा वो बहुत मामूली से घर में रहता था। उसने मुझे अपने घर का बताया तो था, लेकिन कभी अंदर नहीं ले गया था। आज मालूम हुआ कि शेर अफजल के हालात कितने पतले हैं। वो एक छोटे से 8 या 10 फुट के कमरे में रहता था, जहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था और पकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शेर अफजल अपने चेहरे से थका थका लग रहा था। मैंने कहा, शेर अफजल क्या हुआ है, तुम तो बड़े बीमार लग रहे हो। मैं अपनी परेशानी भूल गया। कहने लगा, हाँ यार, बस क्या बताऊं, हालात ऐसे हैं कि जीने नहीं देते। शेर अफजल की आंखों में बेबसी नज़र आ रही थी। अच्छा शेर अफजल, कोई बात नहीं, जब मैं हूँ तो फ़िक्र की क्या बात। मैंने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, तुम तो हो, लेकिन सिर्फ हम जैसे गरीबों का मजाक उड़ाने और तजलील करने के लिए। उसने कड़वे लहजे में कहा, नहीं शेर अफजल, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें अपने पास मुंशी की नौकरी दे सकता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी आमदन भी अच्छी हो जाएगी, तो खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने शेर अफजल के सामने नई पेशकश रखी। अच्छा
चलो मैं सोचूंगा। फ़िलहाल तो मैं अपने कुछ नमूने तैयार कर रहा हूँ। मैं मुसव्वरी करता हूँ। उम्मीद है कि जब मेरी ये पेंटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूँगा। तब तक मुझे सिर्फ खाने के पैसे चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत प्यारी है। अगर तुम मुझे काम के बदले खाना दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन मुझ पर जताना कुछ मत। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खुद से अमीर लोगों के तलवे चाटते हैं। उसने गोया धमकी अमीज़ लहजे में कहा। मैंने दिल में कहा, बेटा, एक बार मैं तुम्हें उन आसाइशों का आदी बना लूँ जिनके आदी मेरे बाकी दोस्त हैं, तो फिर तुम्हें ये गुरूर और अना नहीं रहेगी। खैर, मैंने उससे हाथ मिलाया और खुशी खुशी घर वापस आ गया। मैं जानता था अब शेर अफजल भूखा तो रह नहीं सकता और कोई नौकरी उसके पास है नहीं। सिर्फ इज्जत देकर वो क्या करेगा, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते मैं घर आ गया। अगले दिन मुझे शेर अफजल का बेताबी से इंतज़ार था, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद शेर अफजल मुझे बताना चाह रहा है कि उसे मेरी नौकरी की ज़रूरत नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है। तब मैंने भी उसे कॉल नहीं की, लेकिन मुझे यकीन था कि वो 2 दिन बाद ज़रूर मेरे पास आएगा। पर एक हफ़्ता गुजर गया, शेर अफजल का नामो निशान नहीं था। मजबूरन मुझे उसे खुद ही कॉल करना पड़ी। सलाम दुआ के बाद मैंने उससे पूछा, शेर अफजल, मैंने तुम्हें नौकरी की ऑफ़र की थी, उसके बाद तुम आए ही नहीं, क्या बात है? क्या अब तुम्हें मेरी नौकरी की ज़रूरत नहीं? मेरे लहजे में अब भी अना का जहर भरा हुआ था। नहीं दोस्त, मुझे आपकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए था। मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया है, शेर अफजल ने खुशी से बताया। उसके लहजे में खुलूस की मिठास थी। अच्छा, वो कैसे? क्या तुमने किसी दस्तरखान जाने का सोचा है? मैंने हकारत से पूछा। मेरे लहजे में तंज छुपा हुआ था। हाँ, ऐसा ही समझ लो। हम गरीबों के लिए एक ऐसा ढाबा है जहाँ से हमें मुफ्त खाना मिल जाता है और मैं बस वहीं से खाना खाता हूँ। मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, शेर अफजल ने सादगी से कहा। अच्छा, ये कौन सा दस्तरखान है जहाँ 2 वक्त का खाना तुम जैसे लोगों को मिल जाता है? मैंने तजस्सुस से पूछा। है ना, मेरे घर से 1-2 गलियाँ छोड़कर ही वाक़ है। वो खुली बस्ती जानते हो ना तुम, जहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं है, सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं, बाकी भी रास्ता वीरान ही है। वहाँ पर किसी मेहरबान ने गरीबों के लिए ढाबा खोलने का फ़ैसला किया है। मुझे वहाँ से खाना मिल जाता है, इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी परेशानी को महसूस किया। शेर अफजल ने मेरा भरम कायम रखते हुए कहा। मेरे अंदर गुस्से की आग भर चुकी थी। मैंने सोचा, अब तो शेर अफजल को मैं झुका कर ही रहूँगा। या तो खुद उस ढाबे जाऊँगा, उस ढाबे वाले को मना कर दूँगा कि शेर अफजल को खाना न दे, या फिर कोई और गेम करूँगा। खैर, अगले दिन मैं यूं ही अपने किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में वो बस्ती आ गई जहाँ पर मुझे शेर अफजल ने किसी ढाबे का बताया था। मैंने वहाँ पर चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई ढाबा नहीं था। मैंने सोचा शायद शेर अफजल झूठ बोल रहा हो, ज़रूर वो कोई और काम कर रहा होगा। तब मैंने शेर अफजल के साथ एक अनोखी चाल चली। घर जाते ही मैंने उसे फ़ोन किया। दोस्त, मेरी तबीयत के बारे में तो तुम जानते ही हो, मैंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। हाँ, क्यों, क्या बात है? शेर अफजल ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। दोस्त, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे गरीबों वाले दस्तरखान पर मैं भी चलकर खाना खाऊं, देखूं तो सही कैसा दस्तरखान है वहाँ। मेरा भी इरादा है एक ऐसा ही दस्तरखान खोलने का, तुम जैसे लोगों के लिए। मैंने एक बार फिर उस पर तंज का तीर कसा। शेर अफजल मेरी बात का बुरा ना मनाते हुए बोला, हाँ ठीक है, तुम जब चाहो मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ गरीबों को जाने की इजाज़त है, तुम जैसे लोग वहाँ नहीं जा सकते। शेर अफजल ने मुझे आगाह किया, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने कहा, कल मैं ज़रूर तुम्हारे साथ उस गरीबों वाले दस्तरखान में जाऊँगा, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। खैर, शाम को 7:30 बजे शेर अफजल का फ़ोन आ गया। कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ। मैं अपनी गाड़ी पर बैठा और फ़ौरन शेर अफजल के घर पहुँच गया। वो नहा धोकर शायद तैयार बैठा था या फिर नमाज से फारिग हुआ था। उसके चेहरे पर पानी के नन्हे नन्हे कतरे थे। वो बिना किसी तरद्दुद के मेरी गाड़ी में बैठ गया। हम लोगों का रुख उसी बस्ती की तरफ था। बस्ती में पहुंचकर मैंने दूर से देखा कि यहाँ पर वाकई गरीब लोगों की लाइन लगी हुई थी, जबकि देग के बराबर की हांडी रखी एक लड़की लोगों को सालन और रोटी दे रही थी। दूसरी लड़कियां भी रोटियां तकसीम कर रही थीं।
अब तो यहाँ मेरी दिलचस्पी के मनासिर और भी थे। मेरी बुरी आदतों में से एक आदत लड़कियों का पीछा करना और उन्हें तंग करना भी थी। मेरे हाथ तो गोया एक नया मुश्किल आ गया। थोड़ी देर बाहर से ही इस बस्ती का नज़ारा करने के बाद मैं और शेर अफजल गाड़ी से उतरे और बैरूनी दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। दरवाज़ा क्या था, लकड़ी की एक बाड़ थी जिसके अंदर एक दायरे में लोग बैठे हुए थे। दरवाजे पर एक पहरेदार मौजूद था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर सिर्फ वाकई में गरीबों को ही जाने की इजाज़त है। पहरेदार ने शेर अफजल को पहचान लिया और मुझ पर एक अजीब सी नज़र डालते हुए बोला, साहब, आप इस लंगर के हकदार नहीं हैं। यहाँ सिर्फ गरीबों को खाने की इजाज़त है। उसने तो अदब से कहा था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आज अगर मैं इस दस्तरखान से खा लूँगा तो बाकी सारे गरीब भूखे नहीं मर जाएंगे। लेकिन वो मुझसे बहस करने लगा। कहने लगा कि अगर आप गरीब नहीं हैं फिर भी यहाँ से खाना खाएंगे तो आपको ये खाना रास नहीं आएगा। बूढ़े की बात सुनकर मैं ज़ोर से हंसा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या रास आएगा और क्या नहीं? मैंने उसे बदतमीज़ी से कहा और बार को तकरीबन धक्का देते हुए अंदर चलाया। शेर अफजल ने मुझे मना भी किया था कि मैं इस किस्म की बदतमीज़ी से बाज रहूं, लेकिन आप तो जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं गुस्से का कितना तेज़ था। खैर, यहाँ पर ज़मीन पर मौजूद बैठे लोगों को मैंने हकारत से देखा और सीधा हांडिया वाली लड़की के पास पहुँच गया। लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। इसकी भूरी आंखों में ज़िंदगी की चमक थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। शफाफ रंगत, चांद की चौदहवीं के जैसा इसका चेहरा था और बाल तो जैसे पाँव को छूते थे। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मैं यहाँ पर गरीब बनने का नाटक करके आया था, लेकिन उसे देखकर लगा मैं वाकई गरीब हो गया हूँ और अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी इमारत का कोई फ़ायदा नहीं। ये सच बात थी। मुझे ज़िंदगी में कई लड़कियाँ मिली, लेकिन उस लड़की में कोई और ही बात थी। शेर अफजल ज़मीन पर बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उस लड़की को सलाम किया, मगर उसने मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और मुझ पर एक सरसरी सी नज़र डालती हुई प्लेट में सालन डालने लगी। उसने शेर अफजल की तरफ इशारा करके दूसरी लड़की से कहा, जाओ, हमारे ख़ास मेहमान को सालन दे आओ। शेर अफजल के बारे में उस लड़की के मुंह से ख़ास मेहमान के अल्फाज सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं जैसे हसद की आग में जलने लगा। अच्छा, वो ख़ास मेहमान है तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो गरीब हूँ। मैंने लड़की की तवज्जो हासिल करने के लिए कहा। उसने मुझे नफ़रत से गुस्से भरी निगाहों से देखा और कहने लगी, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ सिर्फ गरीबों को खाना मिलता है। अगर आप ये खाना खाएंगे तो ये खाना रास नहीं आएगा। तुम अपने हाथ से खिलाओगी तो जहर भी रास आएगा। मैंने शौक़ी भरे अंदाज में एक इंतहाई सस्ता जुमला उस पर कसा। खैर, इस जुमले का तो लड़की पर कोई असर न हुआ। इसने दूसरी लड़की को अपने पास बुलाया और उसके कान में सरगोशी की। नाटे कद की एक लड़की मेरे लिए भी एक प्लेट लेकर आई। उस लड़की ने, जिसे मैं न जाने कब से अपनी निगाहों में बसा चुका था, खाना मुझे अपने हाथ से दिया और कहने लगी, जाओ, ये जाकर खा लो, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ नहीं आ सकोगे। लड़की ने मुझे जैसे तंबीह की। मैं आज तक जो भी देखता हूँ हासिल कर लेता हूँ, और तुम भी उन्हीं चीज़ों में से एक हो जिन्हें मैंने हासिल करने का सोच लिया है। मैंने लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराता हुआ प्लेट लेकर शेर अफजल के साथ ही बैठ गया। मैं पहली बार यहाँ आया था, शायद खाना ना भी खाता, लेकिन उस दुश्मने जान के हाथों का दिया हुआ खाना कैसे छोड़ देता। शेर अफजल मुझे बार बार देख रहा था, जैसे मुझे कुछ कहना चाहता हो, मगर कह न पाया। खाना खाने के बाद मैं और शेर अफजल घर आ गए। घर आकर मुझे जल्द ही नींद आ गई। थोड़ी देर में मैं नींद की वादियों में खो गया। रात को मुझे पेट में अजीब सा दर्द हुआ। दर्द से मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि वाकई मेरे पेट में सख्त जलन हो रही थी। जलन के मारे नींद ना आ रही थी और गुजरते वक्त के साथ जलन तो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि सुबह हो गई। मैं गिलास पर गिलास पानी पीता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बमुश्किल सुबह हुई और मैं डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि रात को खाने में क्या खाया था। मैंने उसे साफ बता दिया कि एक लंगर से खाना खाया था। उसने कहा, लाजमन आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। आपको इस तरह बाहर से नहीं खाना चाहिए था। आप जैसे लोग साफ़ सुथरा खाने के आदी होते हैं। डॉक्टर ने मुझे दवाएं लिखकर दी, लेकिन मुझे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। क्या उसने मुझे जहरीला खाना दिया? क्या समझ रखा है उसने मुझे? मैंने दिल में सोचा,
घर आकर मैंने इरादा किया कि मैं अब उस लड़की से खुद नहीं निपटूंगा, बल्कि पुलिस को कॉल करके कहूँगा कि फ़लाँ जगह पर एक ढाबा खुला है जो लोगों में जहरीला खाना तकसीम करता है। पुलिस का कोई भी बंदा मेरी बात टालने की जुर्रत नहीं कर सकता था। घर पहुंचते ही मैंने वो दवाएं खाईं और इंस्पेक्टर गुलाम नबी को कॉल की। वो मेरे हुक्म का मुंतज़िर होता था। मैंने उसे कहा, फ़लाँ जगह पर एक ढाबा है, उसे बंद कर दो और उसकी मालकिन जो लड़की है उसे गिरफ़्तार कर लो, मगर उसे कुछ कहना नहीं। वो मुझसे जब तक माफ़ी नहीं मांग लेती तुम उसको छोड़ना भी मत, और हाँ, उसका ख़ास ख्याल रखना। इंस्पेक्टर समझ गया था। वो जानता था कि मैं इसी किस्म के शौक़ रखता हूँ। खैर, मैं दवाएं खाकर सो गया। सुबह के तकरीबन 10 बजे थे कि मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। मैं पेट पकड़े बाथरूम में गया तो मुझे उल्टियाँ आने लगीं। मैं सख्त परेशान भी हुआ और घबराया भी। अभी मेरी तबीयत संभली नहीं थी कि इंस्पेक्टर की कॉल आई। कहने लगा, यहाँ पर तो कोई ढाबा नहीं है, ना ही किसी लंगर का नामो निशान है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा ज़रूर शेर अफजल ने ही कोई ऐसी हरकत की होगी, क्योंकि वो इस लड़की का ख़ास मेहमान था और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत तो होगी। तभी वो मेरे इरादों को समझ गया होगा, उसने लड़की को आगाह कर दिया होगा। मैंने शेर अफजल की गिरफ़्तारी का इंस्पेक्टर को कह दिया। मैं बहुत संगदिल हो गया था शायद। इंस्पेक्टर ने शेर अफजल को भी गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उसे कोई खातिर खा मालूमात नहीं मिली। यहाँ तक कि शाम के वक्त छापा मारने पर भी वहाँ कुछ न मिला। आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि वो कभी यहाँ नहीं आए, बल्कि वो तो ऐसी किसी हुलिये की लड़की को जानते ही नहीं हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग चकरा गया, लेकिन मेरी तबीयत संभल न रही थी। मैंने इस मामले को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दिया। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मेरी तबीयत की खराबी की खबर जब मेरी दादी तक पहुँची, जो दूसरे शहर में रहती थीं, तो वो दौड़ी दौड़ी चली आईं। उन्हें मेरी बहुत फ़िक्र होती थी और मेरा ख्याल भी बहुत रखती थीं। लेकिन आज मैं अपनी ही हरकतों के बाइस बिस्तर पर पड़ा था, अपने गुनाहों से तौबा कर रहा था, अपने रब से माफ़ी मांग रहा था। दादी आईं तो इन्होंने सबसे पहले मुझ पर दम दरूद किया, नमाज़ पढ़ने की तलकीन की और फिर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हो गई। जब भी घर में कोई बीमार होता, दादी हमेशा यही किया करती थीं। मुझे उनकी ये मंतक समझ में नहीं आती थी। बहरहाल उस दिन भी दादी ने यही किया। दम दरूद करने के बाद जब वो पढ़ाई से फारिग हुई तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वो मेरे पास आई और कहने लगीं, बेटे, तू क्यों अपनी झूठी अना के पीछे भागता है? कितनी बार तुझे मना किया, इस ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है। तू कौन होता है हुक्म चलाने वाला? दादी ने सख्ती से कहा। क्या मतलब दादी? मैं समझा नहीं। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? जानते भी हो तुम कहाँ गए थे? जिस ढाबे पर तुम गए थे वो एक गैर इंसानी मखलूक का था बेटे। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है कि ऐसे मामलात में मत पड़ा करो। तुम आखिर मेरी बात कब समझोगे? दादी ने परेशानी से अपना माथा पीट लिया। मैं जो अपनी बीमारी से तंग आ चुका था, दादी के आगे हाथ जोड़ दिए। दादी खुदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैंने पुख्ता लहजे में कहा, बेटे अल्लाह से माफ़ी मांगो, मुझे क्या कह रहे हो? दादी ने परेशानी से कहा। फिर दादी के कहने पर मैंने वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए, नमाज की पाबंदी की, अल्लाह का ज़िक्र करने लगा, यहाँ तक कि मेरी तबीयत बहाल होने लगी और कुछ महीने के बाद मैं मुकम्मल ठीक हो गया। लेकिन 6 महीने के इस अरसे में बिस्तरे मर्ग पर रहकर मैंने सीख लिया कि इंसान कभी कभी बेबस हो जाता है। ज़िंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चलती है। काश ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती तो ना मैं शेर अफजल जैसे दोस्त को खोता और ना ज़िंदगी के 6 महीने मेरी इस बीमारी के नज़र होते। आज भी मैं वो वाक़या सोचता हूँ तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। मेरी बीमारी ठीक तो हो गई थी, लेकिन मैं आज तक दुनिया की सबसे अच्छी खुराक गोश्त नहीं खा सकता। गोश्त खाता हूँ तो पेट में जलन होती है। आप सबसे भी यही कहूँगा कि ऐसे मामलात में हमेशा एहतियात बरतें, वरना ज़िंदगी आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दे कुछ पता नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।